एपिसोड स्टार्ट होता है तो डेमिनली का हार्ट डिस्ट्रॉय देखकर जुयान उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो उल्टा इसी पर लगा देता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेमिनली और जुयान एक डेमन हंटर ऑफिस में नहीं बल्कि क्लिनिक में आए थे, और वहाँ के तहखाने में इन्हें डेमन्स कैद नजर आते हैं जिन्हें वो डेमिनली निकाल ले जाता है। तो रास्ते में उसे काफ़ी लोग रोकने के लिए आते हैं तो वो सबको ख़त्म कर देता है। ये सब जब जुयान देखता है तो वो इस पर गुस्सा करता है कि तुमने इनको ख़त्म क्यों किया, और उसे रोकने के लिए धक्का मारता है। मगर जुयान के हाथ में तो उस बर्निंग वुड की पावर आई हुई होती है, इसीलिए उसका थोड़ा सा धक्का भी डेमन ली को बुरे तरीके से लगता है, और वो पावर डेमन ली का हाथ डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि डेमन ली के पास तो पेड़ की पावर होती है और वो बर्निंग वुड होता है, इसीलिए डेमन ली को उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है कि उसका हाथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जुयान को इल्ज़ाम देने लगता है कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। मगर जुयान तो बेचारा कंफ्यूज हुआ होता है, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं होता, और इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब डेमिली का हाथ तो वैसे ही जल रहा होता है, और ये लोग जब इसे पावर मारते हैं तो इसकी पावर्स और कमज़ोर हो जाती हैं, और अब ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि वो बर्निंग वुड इसको आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही ख़त्म कर रही थी। अब क्या होता है कि ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसकी डेथ होने के बाद जुयान को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर क्या होता है कि ये लोग जब उस पानी को लेने जाते हैं टोकन को ठीक करने के लिए, तो उस पानी की प्योरिटी ख़त्म हो गई होती है। इन लोगों को लगता है कि अब इसे ठीक कैसे करें, शायद अब कोई रास्ता नहीं है। मगर वैन कहती है कि एक रास्ता है। ये लोग उस पानी को लेकर यिंगी के पास आ जाते हैं कि तुम इस पानी को दोबारा प्योर करने का कोई तरीका ढूंढो। फिर क्या होता है कि इनके डैमन वर्ल्ड में चैंगबू कैम्प वाले और डैमन हंटर की टीम पहुंच जाती है जुयान को गिरफ्तार करने के लिए। तो जाओ और ये सब जुयान को बचाने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले। और वैन फैसले का हक वायसी को दे देती है कि ये आपकी टीम की एक्स मेंबर थी, इसीलिए यही डिसाइड करेगी कि जुयान को डेमिनेटर ऑफिस में ही रखा जाए या चेंगवू कैम्प वाले उसे ले जाए। तो पाइसी अपना फैसला चेंगवू कैम्प वालों के हक में देती है और कहती है कि इन्हें ही जुयान को लेकर जाने दो। इसका ये जवाब सुनकर जाओ और वैन शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कह रही हो तुम। मगर जुयान खुश होता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है उनके साथ। जाओ को हाँक मार के कहता है कि जो हो रहा है होने दो। वो भी खामोश हो जाता है कि इससे क्या हो गया। अब ऐसे ही ये लोग जुयान को जेल में बंद कर देते हैं और पायसी को बाहर गार्ड बनाकर खड़ा कर देते हैं, और शहर का प्राइम मिनिस्टर जुयान को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे सिर्फ जाओ की तलवार ख़त्म कर सकती है। इसीलिए जाओ ये करने से मना कर देता है कि मैं उसे अभी ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि इसे समझ आ जाती है कि असल मुजरिम उसकी पावर्स हैं, वो नहीं जिसने इसकी फैमिली को मारा। इसके डेमन हंटर का लीडर इस पर चिल्लाने लगता है कि अब तो टोकन भी नहीं रहा, इसीलिए जुयान हमारे लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हम नहीं मना कर सकते। तो ये बात वैन सुन लेती है और कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे जुयान को ख़त्म करने का ऑर्डर दे सकते हैं, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। फिर दिखाते हैं कि जुयान और पायसी एक दूसरे से कहते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो दिखाया जा रहा था कि पायसी जासूस है, वो जासूस नहीं होती। चैंगवू कैंप का बंदा इसे अपनी साइड पे करने के लिए आता है, मगर ये उसकी साइड पर नहीं होती। ये चीज़ जुयान देख लेता है और ये दोनों आपस में मिलकर प्लान करते हैं कि हम दोनों चैंगवू कैंप के जासूस होने का नाटक करेंगे। और ये बात सिर्फ इन्हीं के बीच में होती है, ये बाकियों को नहीं बताते। और अब ये पाइसी की मदद से जेल से बाहर आ जाता है। वहाँ पर एक तहखाना होता है, ये लोग वहाँ घुस जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही जेल बनी हुई होती है जैसे कि उस टाइम थी, कि अचानक इनके पास वहाँ पर वो मास्क वाला विलन आ जाता है। इसको देखकर जुयान कहता है कि अपने मुंह छुपाने का नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और ये वही शख्स होता है जब ये लोग टाउन में होते हैं डेमन वर्ल्ड जाने से पहले, जहाँ लोग वायरस से बीमार हो रहे होते हैं, तब ये भी डॉक्टर बन के आता है। और ये जीव का मास्टर भी होता है जिसने इसे डॉक्टरी सिखाई थी। तो जुयान को बस तब से इस पर शक हो जाता है, और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके इसे पता चल जाता है कि शुरू में जिस क्लिनिक पर ये डेमन ली के साथ आया था, वो क्लिनिक इसी का था, और इसका नाम होता है वेंग। ये शुरू से ही डेमन्स को पकड़ के उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। अब ये जुयान का इनर कोड लेना चाह रहा होता है। तो जुयान कहता है कि बच्चों का खेल नहीं है ये। तो वैंग कहता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है, और अब तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इससे पता चल गया है कि डेमन्स का इनर कोर कैसे निकाला जाता है। वो कहता है कि उनकी 5 सेंस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो उनका इनर कोर खुद उनकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है। और वो जुयान को बताता है कि तुम्हारे 4 सेंस पर मैं कंट्रोल कर चुका हूँ, क्या तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ। जुयान शॉक हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद इसे पता चल जाता है
कि ये किसने किया। पाइसी क्लूलेस हुई भी होती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, कौन है इस सब के पीछे। कि इतने में वहाँ जीयू खड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि स्पाई और कोई नहीं बल्कि यही था। और जब जीयू पाइसी को उस मास्क वाले विलन से बात करता देखता है, तब पाइसी वहाँ अनएक्सपेक्टेड पहुँचती है और उस मास्क वाले विलन से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। जैसे ही वो मास्क वाला विलन जीयू को वहाँ देखता है, तो पाइसी को सुई मारकर बेहोश कर देता है। तो जीयू कहने लगता है कि पाइसी को कुछ मत करो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। जीयू के हाथ में चेंगू कैंप वालों का टैटू होता है, मगर उसने अपने हाथ पर खाल चढ़ाई हुई होती है ताकि किसी को भी वो टैटू नजर ना आए। वैंग पाइसी से कहता है कि तुमने तो हमें जासूस होने का धोखा दे दिया, मगर जीयू हमारे साथ है। और हमें बताया जाता है कि इस जीयू ने जुयान के फोर सेंस पर कैसे कंट्रोल किया। इस पूरे डेमन हंटर के सफ़र में वो एक एक करके जुयान के सेंसेस पर कंट्रोल करता गया। अच्छा बन के जुयान को धोखा देता रहा। उसकी आंखों पे हाथ रखकर उसकी आंखों की सेंस खत्म करी ताकि उसे कुछ भी सच्चाई नजर ना आए। उसके कानों में चालाकी से रुई डलवाकर उसके कान की सेंस खत्म कर दी ताकि उसे दूर दूर की या किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई न दे, वरना उसे पहले ही सुनाई दे देती थी। अब आखिरी सेंस पावर का यूज़ होता है, वो ख़त्म करने के लिए ये वैंग जियो को सुई देकर भेजने लगता है जुयान के पास कि इसे चुबा दो। तो ये आने भी लगता है उसे चुबाने के लिए, तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि हमारी अच्छाई का तुमने ये सलाह दिया। जुयान उसे अपनी पावर मारने लगता है, तो अपनी पावर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि इस वैंग ने इसे यहाँ ट्रैप करने का पूरा प्लान बना रखा होता है। जुयान यहाँ पूरे तरीके से फंस जाता है, मगर इससे पूछता है कि तुम आम इंसान को मेरे इनर कोर से क्या लेना देना। तो वैंग कहता है कि तुम्हारा इनर कोर चाहिए किसको, मुझे तो अपनी बर्निंग वुड की पावर वापस चाहिए। वही बर्निंग वुड की पावर जो जुयान के हाथ में घुस गई थी, वो इस वैंग ने काफ़ी सालों से ढूंढी थी और वो जुयान के पास चली गई, इसीलिए तड़प रहा होता है कि मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए। मगर पाइसी के पास वो गायब होने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ये दोनों फौरन मौका पाकर वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके गायब हो जाते हैं। इनको वहाँ से जाता हुआ देखकर जियो सुकून का सांस लेता है, जैसे कि वो जुयान को मारना नहीं चाहता था। फिर क्या होता है कि शहर का प्राइम मिनिस्टर रात को जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में वैन रोक लेती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, और उसका होलिया काफ़ी चेंज होता है। बाद में जब गार्ड्स अंदर झांकर देखते हैं, तो वो खून में लथपथ बैठी होती है और प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म कर देती है। पूरी की पूरी बॉडी खा जाती है उसकी, सिर्फ स्केलेटन बचता है। गार्ड्स डर जाते हैं और जब दोबारा देखते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि वैन तो अपने डेमन हंटर ऑफिस में बैठकर जाओ से बात कर रही होती है कि अगर बेस टोकन दोबारा रिपेयर हो गया, तो उससे जुयान की ईविल एनर्जी सारी कंट्रोल की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है। तो जाओ कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उसे मारने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी ईविल पावर की वजह से उसे ख़त्म करना पड़ेगा। कि अचानक इनके डेमन हंटर ऑफिस में चैंगवू कैम्प वाले वैन को गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की डेथ के इल्ज़ाम में। तो जो इनका साथी होता है सीतू, वो आकर वैन को अलर्ट करता है कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ का इल्ज़ाम ये तुम पर लगा रहे हैं क्योंकि सारे गार्ड्स ने तुम्हें वहाँ देखा था। मगर वैन कहती है कि मैं तो पूरा दिन इस डेमन हंटर ऑफिस में थी, मैं तो कहीं गई ही नहीं। मगर इसकी बात को कौन सुनेगा, वो लोग तो इसे गिरफ्तार करेंगे ही। इसीलिए सीधू अपने साथ वैन को ले जाता है छुपाने के लिए। और चेंगू कैंप वालों को कहीं पर भी वैन नहीं मिलती, तो वो उसे ढूंढने का ऐलान कर देते हैं। सीधू वैन को अपने घर ले आता है और यहाँ से पता चलता है कि सीतू उस जीव का फादर होता है। उसके घर में एक कमरा लॉक होता है, तो वो कहता है कि ये मेरी बीवी का कमरा है और ये हमेशा से लॉक ही रहा है। तो वैन को फौरन उलझन होती है कि ऐसा क्या है उसके अंदर, मैं देखूं, और जाकर ताला तोड़ने लगती है। मगर उससे पहले ही जुयान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इसे देखकर शौक हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पाइसी और जुयान भी यहाँ छुपे बैठे होते हैं और इसे सारी कहानी सुना डालते हैं कि जियो स्पाई है और जो भी कुछ हुआ। तो जाओ को वैन पर यकीन होता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती और उसे याद आता है कि जब डेमिन ली ने हमें इल्यूजन में कैद करा हुआ था, तो वहाँ पर वैन की शक्ल में ही कोई लड़की आकर हम पर अटैक कर रही थी। इसका मतलब है कि ये वो लड़की हो सकती है और उस लड़की का नाम होता है आयन। फिर इतने में इसके पास यिंगी पहुँचता है और बताता है कि इस वाटर को मैंने प्योर कर दिया है। इससे यहाँ देखकर जाओ बहुत खुश होता है। ये वापस इनकी टीम ज्वाइन कर लेता है क्योंकि इसके डायमंड वर्ल्ड में इसके ख़ानदान के और मेंबर्स आ जाते हैं जो कि डायमंड वर्ल्ड की रखवाली करने लगता है। तो ये यहाँ आ जाता है। जाओ इसे आयन को ढूंढने पर लगा देता है कि जाओ उसे ढूंढो। फिर क्या होता है कि जाओ भी सीतू के घर पहुंच जाता है और जियो भी अपने घर उसी टाइम आ जाता है। जियो की आवाज़ सुनकर ये सारे के सारे घर से बाहर आ जाते हैं।
इनको वहाँ देखकर वो फ़ौरन भागने लगता है। तो ज़ुयान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, "कहाँ जा रहे हो? बताने जा रहे हो कि हम यहाँ छुपे बैठे हैं?" तो ज़ाओ कहने लगता है कि ज़ुयान ये तुम क्या बोल रहे हो? इसको तो कुछ पता नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे इसे जियू की सच्चाई बता देते हैं कि ये एक स्पाई है। ज़ाओ शॉक हो जाता है मगर फिर भी उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे ये सब करने के पीछे कोई रीज़न है तो बता दो, मैं तुम पर यकीन करूँगा। तो उसे सारी सच्चाई बता डालता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के लिए किया। फिर दिखाते हैं कि इसकी माँ को कोई पेड़ से मार रहा था, तो ये अपनी माँ को बचाने के लिए तड़प रहा होता है, मगर इसका फादर इसे रूम में जाने नहीं देता और इसे बेहोश कर देता है। सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो उस रूम का दरवाज़ा बंद होता है। उसकी माँ ने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया होता है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। तो ये हर वक़्त उसके रूम के बाहर बैठा रहता है कि वो कभी तो दरवाज़ा खोलेगी, मगर वो कभी दरवाज़ा नहीं खोलती और ये बड़ा हो जाता है। इससे लगता है कि इसकी माँ बीमार है या डैमिन ने उसे कोई नुकसान पहुँचा दिया है, इसीलिए डॉक्टर बनने लगता है ताकि अपनी माँ का इलाज कर सके, अच्छी मेडिसिन ढूँढ सके। अब्बा से भी इसकी नहीं बनती, ना अब्बा ने इसे कोई सच बताया होता। तो फिर ये वैंग का स्टूडेंट बन जाता है, वो इसे सब डॉक्टरी सिखाता है। मगर फिर एक दिन ये इसे ज़ुयान को ख़त्म करने का कहता है, उसके 5 सेंस पर कंट्रोल करने का कहता है। और यही इसे भेजता है कि तुम डेमन हंटर की टीम ज्वाइन करो। ये ऐसा नहीं करना चाह रहा होता मगर ये इसे पागल बनाकर भेजता है कि ज़ुयान खतरनाक है, अगर उसके सेंस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो सबको ख़त्म कर देगा। और इसे लालच देता है कि तुम्हारी माँ को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये बातों में आ जाता है। ये सब सुनने के बाद उसका फादर सर पर कर लेता है कि काश मैंने तुम्हें सच्चाई पहले ही बता दी होती तो तुम ये भंड ना करते। वो उसे उसकी माँ का कमरा फाइनली खोलकर दिखा देता है। वहाँ उसकी माँ नहीं होती, सिर्फ एक पेड़ पड़ा होता है। सीतू बताता है कि यही तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ असल में एक डेमन थी। उनकी ट्रू फॉर्म एक ट्री है। जब बेस टोकन शुरू में गायब हो गया था, तब ये अपने ट्रू फॉर्म में आ गई थी और तब से लेकर अब तक ये इसी फॉर्म में है, मगर सिर्फ शरीर है, उनकी रूह गायब हो गई है और इन्हें वापस जिंदा सिर्फ टोकन के ज़रिए किया जा सकता है, एक दफ़ा टोकन रिपेयर हो जाए। ये सुनकर जियू पछताने लगता है कि अगर ये सच्चाई मुझे पहले से पता होती तो मैं उस वैन का साथ कभी ना देता। इतने में ही चैंगबू कैंप वाले इन्हें ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वैंग भी वहाँ आ जाता है और जुयान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा इनर कोर तो मैं लेकर रहूँगा। तो जियो बीच में आकर उसे रोकने लगता है कि अब मैं आपको अपना मास्टर नहीं मानता, क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है, और अपने हाथ पर से उनके टैटू को मिटाने लगता है। ये देखकर वैंग को बड़ा बुरा लगता है कि ये तो मेरा स्टूडेंट था, मैंने इसे कितनी डॉक्टरी सिखाई, मगर जियो कहता है कि वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, ताकि मुझे इस्तेमाल कर सको। तो वैंग कहता है कि ठीक है, फिर मरो इनके साथ, और इन पर अपनी तीर की बरसात करने लगता है। तो जाओ अपनी तलवार के जरिए उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उन तीरों से बचा रहा होता है, मगर वो वैंग अपने काफ़ी सारे गार्ड्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। हर तरफ से वो उन पर अटैक कर रहे होते हैं कि इतने में वैंग चालाकी करता है और तीर वैन को मारने लगता है। तो ऑब्वियसली जुयान उसे बचाने के लिए तीर पकड़ लेता है और बड़ा खुश हो रहा होता है, मगर बाद में पता चलता है कि उस तीर पर तो सुई लगी हुई होती है, जो कि जुयान के हाथ में चुभ जाती है। वैंग चालाकी से जुयान को वो सुई चुबा ही देता है। उसकी आखिरी सेंस टच पर कंट्रोल कर लेता है। सारे के सारे शौक हो जाते हैं कि अब क्या होगा। वैंग बहुत खुश होने लगता है कि अब उसका इनर कोर बाहर आ जाएगा और इस चीज़ का असर जुयान पर होने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, ईविल एनर्जी उस पर हावी होने लगती है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है कि वो एकदम से ज़मीन पर गिरता है। वैंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, इनर कोर बाहर क्यों नहीं आ रहा। इनर कोर तो बाहर नहीं आता, मगर जुयान की ईविल एनर्जी फिर से उस पर कंट्रोल करने लगती है और वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और सीधा उस वैंग के पास जाने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, मगर उसे बचाने के लिए चेंगवू कैम का हेड बीच में आ जाता है, जिससे जुयान की पावर उसे लगती है। पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होता, मगर बुरी तरीके से ज़ख्मी ज़रूर हो जाता है। अब यहीं से जुयान उड़कर भाग जाता है और ये चेंगवू कैम्प वाले पायसी और वैन को गिरफ्तार कर लेते हैं। पायसी को इसलिए क्योंकि उसने जुयान की जेल से बाहर भागने में मदद करी थी। अब वैन को मालूम होता है कि जुयान कहाँ पर होगा। वो कहती है कि वो अगर इस तरीके से उड़कर चला गया है तो इसका मतलब है कि उसकी ईविल एनर्जी ने उस पर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं किया और वो अभी भी होश में था और हमेशा की तरह किसी घर में जाकर बैठ गया होगा और अपनी ईविल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा। वरना अगर उसकी ईविल एनर्जी ने उस पर कंट्रोल कर लिया होता तो अब तक इतनी शांति नहीं होती, वो काफ़ी तबाही मचा चुका होता। वहाँ जुयान उसी घर में आ जाता है जहाँ वो हमेशा से आया करता था, जब जब उसकी ईविल एनर्जी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। जुयान की जो ईविल साइड होती है वो उसे दिखाई देने लगती है
और वो उससे कहती है और वो उससे कहता है कि कब तक तुम मुझे कंट्रोल करते रहोगे? तुम्हारे पास सबसे खतरनाक पावर है, मुझे बाहर आने दो। मगर ज़ुयान ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो कहता है कि मैं अपने दिल के करीब लोगों के साथ कभी बुरा होने नहीं दे सकता और ना कर सकता। ये कहते ही वो वैन के बारे में सोचने लगता है। उसकी ईविल साइड कहती है कि तुम्हारे अंदर बर्निंग वुड की पावर है और ये इतनी खतरनाक पावर है कि अगर तुम्हारा सेंस कंट्रोल में नहीं रहा तो वो तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारे दिल को, सबको ख़त्म कर देगी। और ये बात वैन, बायसी, जाओ सबको पता होती है। और उस चीज़ को रोकने के लिए जुयान वहाँ बैठा उसे कंट्रोल कर रहा होता है और साथ ही साथ अपनी ईविल एनर्जी को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसीलिए उसकी ईविल साइड कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम इतना दर्द बर्दाश्त, आने दो मुझे बाहर। मगर जुयान कहता है कि ये सब कुछ तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि इसे मोहब्बत हो गई है वैन से और उसी को वहाँ इमेजिन कर रहा होता है। इसे हर जगह वही नज़र आ रही होती है। इसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। फिर क्या होता है कि यिंगी और ज़ाओ और जियो एक ही जगह पर उस आयन को ढूंढ रहे होते हैं, मगर अलग अलग। तो वो आयन यिंगी के सामने ज़ाओ बनकर आती है उसे पागल बनाने। मगर यिंगी फौरन पहचान लेता है कि तुम ज़ाओ नहीं हो और वहाँ ज़ाओ और जियो के पास आती है यिंगी बनकर। मगर ये लोग भी पहचान लेते हैं कि ये यिंगी नहीं है, बल्कि आयन है। तो ये इन दोनों के पास से भाग जाती है और इनकी आपस में टक्कर करवा देती है। मगर ये तीनों समझ जाते हैं कि हम लोग रियल में यहाँ पर हैं और आयन भाग गई है। आयन की भागने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। जियो कहता है कि मैं एक ऐसा पाउडर बना सकता हूँ जिससे उसकी भागने की स्पीड कम हो जाए और हम उसे पकड़ लें। मगर इन्हें बस उसे ढूंढना होता है। इस यिंगी की किसी को फाइंड करने की पावर बहुत तेज़ होती है, तो ये इसे फाइंड करने लगता है। उधर पाइसी से वो वैंग मिलता है और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने की लालच देता है कि तुम इस जेल से बच जाओगी अगर तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मगर वो मुंह पे साफ इनकार कर देती है। वहाँ ये लोग इसे ढूंढ लेते हैं और वो किसी पवेलियन हाउस में होती है। जाओ कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ और जियो से कहता है कि तुम बाहर ही रहना। मगर जैसे ही वो अंदर जाता है लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं, उससे फ्री हो रही होती हैं, बेचारा फंस जाता है। यिंगी जब इसे इस सिचुएशन में देखता है तो हंसता हुआ जाने लगता है। मगर उन लड़कियों से वो जियो उसे बचाकर ले जाता है। जाओ सुकून का सांस लेता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। अब इतने में वहाँ एक लड़की खड़ी होती है तो यिंगी को उसके पास से आयन की स्मेल आने लगती है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये आयन है, किसी और रूप में खड़ी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो फ़ौरन उसके मुंह पर पाउडर फूंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी भागने की स्पीड स्लो हो जाती है। मगर इसके पास एक और भी खतरनाक पावर होती है कि ये अपनी बातों से किसी को हिप्नोटाइज कर सकती है। वही ये कर करके अभी इनसे बच रही होती है। जाओ जब इसे पकड़ने आता है तो वैन की शक्ल में आकर उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। तो वो उसके असर में आने लगता है, हिप्नोटाइज होने लगता है। मगर उसकी पावर कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी असली रूप में आ जाती है। सबके सामने वो वैन के रूप में आके बैठी हुई थी और सबके सामने ही वो अपने असली रूप में जब आती है तो लोगों को सच्चाई पता चल जाती है कि वैन तो बेकसूर है। ये उसकी शक्ल लेकर उसकी रेपुटेशन खराब कर रही है और लोगों को ख़त्म कर रही है। ये तीनों जब होश में आते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो तब तक वो फरार हो चुकी होती है। मगर इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि लोगों के सामने सच्चाई खुल जाती है, जिससे ये लोग वैन को जेल से छुड़ा सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये लोग पाइसी और वैन को जेल से छुड़वा लेते हैं। अब इन सब को जुयान की परवाह होने लगती है, ख़ास तौर पर वैन को, कि हमें जल्द से जल्द उसे ठीक करना होगा और उसे सिर्फ टोकन के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है। मगर टोकन का टूल जिस दरख्त से बनता है वो दरख्त अभी बना नहीं होता, उस दरख्त की कल्टीवेशन 300 साल बाद पूरी होगी, तभी इन्हें वो टोकन का टूल मिल सकता है। ये सुनकर ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, 300 साल तक कौन वेट करेगा, हमें तो अभी ही उसे ठीक करना है। जुयान वहाँ अपनी ईविल एनर्जी को कंट्रोल करने में ही लगा होता है। मगर जब वो एनर्जी उससे ये कहती है कि वैन के बारे में सोचना छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है, तुमने उसकी मास्टर को मारा है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी और तुमसे प्यार करेगी? जैसे ही वो ये इमोशनल बातें उससे करता है, जुयान का कंट्रोल लूज होता है और वो ईविल एनर्जी फौरन जुयान पर हावी हो जाती है और उसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेती है। वैन परेशान बैठी होती है जुयान के लिए तो जाओ आकर उसे एक सुई दिखाता है और कहता है कि ये मुझे जियो ने दी है। जियो ने एक रास्ता निकाला है कि ये सुई इंसान के सोल को ट्रैप कर लेती है, उसे कॉमा में डाल देती है। अगर हम ये सुई जुयान को चुबा दें तो वो फिर कॉमा में चला जाएगा और फिर जब 300 साल बाद वो टोकन रिपेयर हो जाएगा
तो हम जुयान को ठीक कर देंगे। इन लोगों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए ये लोग मान जाते हैं और फ़ौरन ज़ाओ जुयान के पास जाने लगता है। वैन रोना शुरू कर देती है ये सोचकर कि अब जुयान 300 साल तक कोमा में रहेगा। कि अचानक ही इसे याद आता है कि इनके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे यूज़ कर कर ये लोग उस लकड़ी को लेकर आ सकते हैं, जिससे वो टोकन का ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये फ़ौरन फटाफट उस ऑब्जेक्ट को लेकर आकर उसके अंदर चली जाती है। इनके लिए तो कुछ लम्हे होते हैं मगर वो 300 साल बिताकर वापस आती है और इससे वो लकड़ी मिल जाती है। वहाँ ज़ाओ जुयान के घर पहुँच जाता है जहाँ वो छुपा बैठा है। जैसे ही इसके पास आता है तो बड़ा इमोशनल हो रहा होता है कि यार अब ये कोमा में चला जाएगा ये सोचकर। अब वैन इन्हें सुई के बारे में बताती है कि ज़ाओ जुयान को चुबाने के लिए गया है और जियो को थैंक्स कह रही होती है कि इसी ने तो हमें ये हल बताया था। मगर हैरानी की बात तो तब होती है जब जियो भी खुद शॉक हो जाता है कि ये मैंने कब बताया, मैंने तो कोई सुई बनाकर ज़ाओ को नहीं दी। ये सुनकर इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और साथ ही साथ पायसी और वैन को डेमिन ली की डेथ पर भी शक होता है, क्योंकि जब डेमिन ली की डेथ हुई तो उसका इनर कोर बाहर नहीं आया था। तो यिंगी बताता है कि ये एक ही सूरत में हो सकता है कि डेमिन ली ने अपना इनर कोर पहले ही किसी और की बॉडी में डाल दिया हो और वो अभी भी जिंदा हो। उसका शरीर तो ख़त्म हो गया मगर उसने किसी और की बॉडी पर कब्जा कर लिया हो। तो इन लोगों को ज़ाओ पर शक होने लगता है कि कहीं उसने ज़ाओ की बॉडी पर कब्जा तो नहीं कर लिया। उधर ज़ाओ जुयान को सुई चुबाने की तैयारी कर रहा होता है मगर अचानक जुयान जब अपनी आँख खोलता है तो उसकी ईविल एनर्जी ने उसे कंट्रोल किया हुआ होता है। वो पूरे तरीके से ईविल हो चुका होता है और इन दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों की फ़ाइट रोकने के लिए ये सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैन वहीं खड़े-खड़े उस लकड़ी पर वही प्योर वाटर डालती है तो वो लकड़ी इसके टोकन के टूल में तब्दील हो जाती है और फाइनली इनका टोकन रिपेयर हो जाता है। मगर इन्हें वहाँ रोकने के लिए वो आयन पहले ही बैठी होती है और उनसे वो टोकन का टूल छीन लेती है और आपस में इनकी काफ़ी फ़ाइट शुरू हो जाती है। अब अचानक ही आयन जियो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो टोकन का टूल जियो के सामने आकर गिरता है तो उसकी आँख खुल जाती है और वो टोकन उठा लेता है, मगर वो टोकन वैन को नहीं देता, उल्टा ईविल सी स्माइल देने लगता है और इस आयन के साथ ही खड़ा हो जाता है। ये लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और यहाँ से हमें पता चलता है कि डेमिन ली कोई ज़ाओ के अंदर नहीं होता, बल्कि इस जियो के अंदर होता है। इसने अपना इनर कोर पहले ही जियो के अंदर डाल दिया था और जियो तो खुद डेमिन होता है, उसके पास वो पेड़ वाली पावर होती है। इसीलिए ये और डबल खुश हो जाता है कि क्या बॉडी मिली है मुझे। मगर ये जियो पर सिर्फ तभी कंट्रोल कर पा रहा था जब वो सोता था, क्योंकि डेमिन ली की पावर्स कमज़ोर थीं। जब ही आयन जियो को बेहोश करती है ताकि डेमिन ली बाहर आए और वो सुई भी डेमिन ली ने ही ज़ाओ को दी थी। सुई चुबाने से ये होगा कि जुयान हमेशा हमेशा के लिए इस डेमिन ली के कंट्रोल में आ जाएगा। जो ये कहेगा ये वो करेगा और पूरे तरीके से ईविल बन जाएगा। तो वो अचानक वैन टोकन के ऑब्जेक्ट को अपने पास लाने के लिए म्यूज़िक बजाने लगती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसी के पास आ जाता है और वो फ़ौरन अंदर भागती है जुयान को बचाने के लिए और ये लोग इससे लड़ने में लग जाते हैं। वहाँ जब इन लोगों की फ़ाइट चल रही होती है तो ज़ाओ जुयान को अपनी तलवार मारता है, मगर जुयान अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी तलवार को तोड़ने लगता है, जिससे उसकी तलवार पर क्रैक पड़ जाता है। ज़ाओ जैसे ही उसे सुई चुभाने लगता है पीछे से वैन आकर उसे रोक देती है और उसे पूरी कहानी बता डालती है कि ये सुई जियू ने नहीं बल्कि डेमिन ली ने दी थी, वो जिंदा है। और ज़ाओ को बाहर भेजने लगती है कि जाओ तुम डेमिन ली से लड़ो, मैं इसे संभालती हूँ, क्योंकि टोकन रिपेयर हो गया है। अब ये टोकन के ज़रिए जुयान को ठीक कर देती है, उसकी सारी ईवल पावर कंट्रोल हो जाती है और वो होश में आ जाता है। वैन को अपने सामने देखकर वो खुश हो जाता है और उसे एडमायर कर रहा होता है, क्योंकि वो इतने टाइम से वैन को इमेजिन ही करे जा रहा था यहाँ पर, तो इसे अभी भी यही लग रहा होता है कि वो इसे इमेजिन कर रहा है। मगर जब वो उसके माथे पर मारती है तब उसे समझ आता है कि वो सच में सामने बैठी है। उधर ज़ाओ इस डेमन ली से खूब फाइट कर रहा होता है, मगर उसकी तलवार पर तो पहले से ही क्रैक पड़ गया होता है। तो जैसे ही डेमन ली एक हाथ मारता है तो तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर ये खूब ज़ाओ को मारता है, बहुत बुरे तरीके से, और इसे बताता है कि अब मैंने फाइनली जियो की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और इसकी रूह को अंदर ही कहीं कैद कर दिया है। फिर क्या होता है कि इतना ज़ख्मी होने के बाद ज़ाओ बेहोश हो जाता है और जुयान और वैन वहाँ पहुँच जाते हैं और डेमन ली के सामने हकीकत खोलते हैं उस वैंग की कि तुम जिसका इतने बड़े मज़े से साथ दे रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि जिस क्लिनिक में हम शुरू में आए थे और उन्होंने हमारे डायमंड्स को कैद कर रखा था, वो ये वैंग ही था जो उन पे एक्सपेरिमेंट करता है। ये सुनकर ज़ाओ भरोसा नहीं करता और इसे ही झूठा कह रहा होता है और कहता है कि वैंग ने ही मुझे इस जियो की बॉडी में आने का कहा था।
वैंग किसी का सगा नहीं है, वो तुम्हें भी यूज़ कर रहा है। और अगर यकीन नहीं आता तो उसके क्लिनिक में जाकर देख लो। फ़ौरन उसके क्लिनिक में पहुँच जाता है और उसके सामने हकीकत खुल जाती है और वैंग पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे धोखा कैसे दिया। तो वैंग भी अपनी ईविल साइड सामने ले आता है और कहता है कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि इसने डेमिली को पहले ही ज़हर पिलाया हुआ होता है ताकि उसका इनर कोर डैमेज रहे और इसे भी यहाँ कैद करने लगता है, मगर ये फ़रार हो जाता है। डेमिली कहता है कि अगर ज़ाओ ने मुझे अपनी तलवार मार दी तो मैं इस जीयू के शरीर से निकल जाऊंगा और ख़त्म हो जाऊंगा। इसीलिए ये चाह रहा होता है कि ज़ाओ की तलवार दोबारा कभी ना बने और उन्हें रिपेयर करने से रोकने के मंसूबे बना रहा होता है। वहाँ इनके पास एक स्टोन होता है जिससे ये तलवार को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही ये लोग इस स्टोन को लेने लगते हैं तो डेमिली भी वहाँ पहुँच जाता है और उस स्टोन को सिर्फ टच करता है, लेकर नहीं जाता। ये लोग हैरान होते हैं कि इसने ये चीज़ छोड़ कैसे दी। अब ये लोग जैसे ही उस स्टोन को यूज़ करने लगते हैं तो वो स्टोन टूट कर बिखर जाती है और उसके अंदर से एक ब्लड निकलता है और ज़ाओ के अंदर घुस जाता है, जिससे ज़ुयान को सब समझ आ जाता है कि ये डेमिन ली ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। असल में वो आया ही इस स्टोन को तोड़ने होता है, क्योंकि ज़ाओ के ख़ानदान का जो पहला शख्स होता है जिसने ये तलवार बनाई थी डेमिन को मार के, उसका नाम होता है बिंगी और वो बिल्कुल ज़ाओ की शक्ल का ही होता है। मगर हैरत की बात ये होती है कि वो ह्यूमन नहीं बल्कि डेमन होता है। मगर डेमन को ख़त्म करने के बाद वो अपनी डेमन फॉर्म भी ख़त्म कर देता है और ह्यूमन बन जाता है। जब भी उसकी जनरेशन ह्यूमन ही होती है। मगर जो उसके साथी होते हैं वो उसकी डेमन फॉर्म का ब्लड इस स्टोन में कैद कर लेते हैं, जो कि अब ज़ाओ की बॉडी में होता है बिंगी का ब्लड, जिससे ज़ुयान कहता है कि अब ज़ाओ भी डेमन बनेगा। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि ज़ाओ के पास इनर कोर नहीं है, तो डेमन बनने के बाद इतनी सारी पावर वो नहीं संभाल पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। मगर ज़ुयान को याद आता है कि एक तरीका है जिससे ज़ाओ को और ज़ाओ की तलवार को बचाया जा सकता है। मगर इसके लिए इनको उस एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पर बिंगी की फ़ाइट हुई थी। उस एरिया पर ज़ाओ के ख़ानदानी बुज़ुर्गों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और वो बहुत डेंजरस जगह है। अब ज़ाओ की तबीयत ख़राब है, इस बारे में वैंग को पता चल जाता है, मगर ये सुनकर वो खुश नहीं होता और चाहता है कि ज़ाओ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि सिर्फ उसी की तलवार ज़ुयान को ख़त्म कर सकती है। फिर क्या होता है कि ज़ाओ अपनी डेमन पावर के असर में आ जाता है और वैन पर अटैक कर देता है जब वो उसे रोकने आती है और सीधा बाहर रोड पर निकल जाता है। ये लोग जब इसे फॉलो करते हैं तो कुछ लोग रास्ते में ज़ख्मी पड़े नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाओ उन पर अटैक करता हुआ जा रहा होता है। उन लोगों का दिल ही निकाल लेता है ज़ाओ और ये करता हुआ उसे आवाम देख लेती है। ये लोग जब उसके पास पहुंचते हैं तो रास्ते में खुद भी बेहोश पड़ा होता है। ये लोग इसे होश में लेकर आते हैं और इसे सब सच बता देते हैं कि तुम डेमन बन गए हो और तुमने कुछ लोगों पर अटैक भी किया है। ये सुनकर ज़ाओ को बहुत बुरा झटका लगता है, क्योंकि ये तो डेमन्स को पकड़ रहा था और अब खुद डेमन बन गया। और ये सोचकर ये रोने लगता है कि मैं किसी को कैसे ज़ख्मी कर सकता हूँ। और अब इससे ज़ुयान की सिचुएशन समझ आने लगती है कि उस पे क्या बीतती होगी। सब थोड़ा शक कर रहे होते हैं इसकी पावर्स पर कि ज़ाओ ने ही उन्हें ज़ख्मी किया है, मगर सिर्फ यिंगी कहता है कि मुझे यहाँ आयन के होने का एहसास हुआ है। ज़रूर उसी ने कुछ किया है और ये सब कुछ आयन ने ही किया होता है। लोगों के दिल निकाल निकाल कर डेमन ली को दे रही होती है, क्योंकि इसी से ही वो अपने जहर को ठीक कर पाएगा टेम्पररी। और जानबूझकर ज़ाओ की शक्ल में लोगों को मार रही होती है ताकि उसकी बेइज्जती हो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद इनको भी पता चल जाता है कि लोगों को ज़ख्मी करने वाला ज़ाओ नहीं बल्कि आयन ही थी। उधर ज़ाओ इस गिल्ड में होता है कि उसने वैन को नुकसान पहुंचाया, तो उससे सॉरी बोल रहा होता है, मगर वो उसे गले लगा लेती है ये कहकर कि कोई बात नहीं। अब लोगों ने ज़ाओ को लोगों को मारते हुए देखा था, तो वो इसे पकड़ लेते हैं और उस पे थू-थू कर रहे होते हैं कि ये बुरा है, डेमन है, ये वो, और उस पे कचरे टमाटर मार रहे होते हैं। ज़ुयान, वैन और बाकी सबको बहुत बुरा लगता है और वो उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मगर इतने में वैंग वहाँ पर ज़ाओ को बचाने के लिए आता है और हर किसी को आयन बनाकर सबके सामने खड़ा कर देता है कि असल मर्डरर आयन है, ये नहीं। ज़ाओ का दिल टूट जाता है और वो बाहर निकल जाता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात डेमन ली से होती है, जिसने ये सब इसके साथ जानबूझ के किया था। लोगों की नज़रों में इसे गलत दिखाया ताकि इसे एहसास हो कि जब ह्यूमन डेमन्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो कैसा लगता है। मगर ज़ाओ उसकी बातों में नहीं आता और उल्टा उसे समझाने लगता है कि ह्यूमंस डेमन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मगर बुरे डेमन्स को नहीं, और अपनी पावर इस्तेमाल करके इसे उठाकर दूर फेंकता है और कहता है कि हाँ, मुझे डेमन्स के दिल का हाल समझ आ गया है, मगर तुम्हारे नहीं बल्कि ज़ुयान के। मुझे ये समझ आ गया है कि वो कितना अच्छा है। और बाद में ये बात वो ज़ुयान के मुंह पर भी कहता है
कि अब मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझ आ रही है, और उसे मारने का फ़ैसला ड्रॉप कर देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता। फिर ज़ाओ ने जो वैन का गला दबाया होता है, उसके निशान उसके गर्दन पर रह जाते हैं, तो उस पर मरहम ज़ुयान लगाने लगता है। अब ये लोग उसी बिंगी के एरिया में जाने लगते हैं, मगर उससे पहले जो इनका डैमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, उसे अपने टोकन के ज़रिए ठीक कर देते हैं। जैसे ही टोकन ठीक होता है, जियू की मदर भी ठीक हो जाती है। ये लोग फटाफट गायब होकर उस एरिया में पहुंच जाते हैं। वो जगह कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाज़ा ज़ाओ को होता है। इसीलिए वो अंदर जाने से पहले ज़ुयान से प्रॉमिस लेने लगता है कि वादा करो कि तुम मरने की चाह छोड़ दोगे। तो वो इस बात का प्रॉमिस कर लेता है और खुद अंदर अकेला जाने की तैयारी कर रहा होता है, और ज़ुयान से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वैन का हमेशा ख्याल रखना। मगर ये लोग इसे अकेला अंदर जाने नहीं देते और कहते हैं कि चुपचाप हमारे साथ अंदर चलो। जब उस गुफा के अंदर आते हैं तो वहाँ ज़ाओ के ख़ानदानी बुज़ुर्ग की रूह मौजूद होती है, जो इनसे इनके आने की वजह पूछने लगती है। ये लोग उस तलवार को रिपेयर करने का तरीका पूछने लगते हैं, तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें तरीका बता दिया जाएगा, मगर उसके बदले तुम्हें इनमें से किसी एक को यहाँ मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। ज़ाओ को ये कतई मंजूर नहीं होता और वो मना कर देता है कि मुझे अपनी तलवार रिपेयर नहीं करवानी, हम जा रहे हैं। तो वो रूह किसी को यहाँ से जाने नहीं देती और कहती है कि या तो किसी एक को यहाँ छोड़ो, या तो तीनों के तीनों यहीं रहो। सबके पाँव बर्फ़ से वहीं जम जाते हैं, तो ज़ाओ अपने आप को ही यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं यहाँ कैद होने के लिए तैयार हूँ, बाकियों को जाने दो। सुयान और बाकी सब इस पर चिल्लाने लगते हैं कि वापस आओ, ऐसा मत करो। मगर वो रूह ज़ाओ को कैद करना स्टार्ट कर देती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ का बनने लगता है। मगर इससे पहले कि वो ये बनता, ज़ुयान पीछे से चलता हुआ आने लगता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, और कहता है कि अगर कैद किसी को होना ही है तो मुझे होना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से जैसे ही ज़ुयान अपनी पावर मारता है, तो दोनों के दोनों बर्फ़ के बन जाते हैं। पावर उल्टी पड़ जाती है। ये देखकर पाइसी और वैन शॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती हैं। इन दोनों को रोता हुआ देखकर वो बुज़ुर्ग इनको एक और चांस देता है कि चलो मैं इन दोनों को एक चांस देता हूँ, अगर ये दोनों इस चांस में पूरा उतर गए तो ये बच जाएंगे। ये इन दोनों को वही पास दिखाता है जब बिंगी उस डेमन को मार रहा होता है, जिसे देखकर इन्हें ये पता चलता है कि बिंगी और वो डेमन बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और वो डेमन कोई बुरा डेमन नहीं बल्कि बहुत अच्छा डेमन होता है। उस टाइम लोगों को बचाने के लिए ये अपनी जान की कुर्बानी देता है और ज़बरदस्ती बिंगी को कहता है कि उसे ख़त्म कर दे। बिंगी को बहुत गिल्ट हो रहा होता है, वो नहीं मारना चाहता है इसको। तो ज़ुयान क्या करता है कि अपनी पावर के ज़रिए उस डेमन पर मैजिक करता है, जिससे वो तलवार खुद ही अपने आप को मार लेता है, ताकि बिंगी का वो हमेशा का गिल्ट ख़त्म हो जाए कि इसने इसे मारा था। ये देखकर वो बुज़ुर्ग बड़ा खुश होता है कि तुमने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया और तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरते हो, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि ये बुज़ुर्ग और कोई नहीं बल्कि ये वही डेमन होता है, बिंगी का दोस्त, जिसकी शक्ल भी ज़ुयान से ही मिलती है। बिंगी इसे हमेशा के लिए जाता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसका थोड़ा सा सोल इसी एरिया में कैद कर देता है। फिर क्या होता है कि ये लोग वापस से सही होने लगते हैं, सारा बर्फ़ पिघल जाता है और ये लोग ठीक हो जाते हैं। ये देखकर वैन बहुत रोती है। पहले तो वो ज़ाओ को गले लगाती है और फिर ज़ुयान को गले लगाने लगती है, मगर उससे पहले उसे खूब मारती है, क्योंकि इसने अपनी जान को जोखिम में डालने की कोशिश की थी, इसीलिए वो खुद उसे गले लगा लेता है। फिर क्या होता है कि जो डेमन की रूह वहाँ पर होती है, वो ज़ाओ की मदद करने लगती है। अपना आखिरी सोल का पीस ज़ाओ को दे देता है, जिससे ज़ाओ को इनर कोर मिल जाता है, उसकी जान बच जाती है, मगर अब वो पूरे तरीके से डेमन बन जाता है। वो डेमन की रूह अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, मगर जाते जाते ज़ाओ को उसकी तलवार ठीक करने का फॉर्मूला बताई जाती है कि उसे ड्रैगन के पर से ठीक किया जा सकता है। एक डेमन होती है जिसका नाम होता है लॉन्ग यू, उसी के पास ड्रैगन की पावर है और उसी के पर से इस तलवार को ठीक किया जा सकता है। तो ये लोग सारे के सारे उसके पास पहुंच जाते हैं वो पर मांगने के लिए, मगर झूठ बोल के। वैन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अपनी तबीयत ठीक करने के लिए वो पर की ज़रूरत है। तो वो लॉन्ग्यू मान जाती है, मगर उसके बदले कहती है कि मुझे जू यान का इनर कोड चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि इससे पहले ही वो वैंग का असिस्टेंट इससे मिलने आ जाता है। इसका और वैंग का आपस में कनेक्शन होता है। ये शुरू में वैंग से मोहब्बत करती थी और वैंग भी इसके पीछे था, मगर इसे बाद में पता चलता है कि वैंग तो शादीशुदा होता है और अपनी प्रेग्नेंट बीवी की तबीयत ठीक करने के लिए इससे पटा रहा होता है ताकि इसका पर मिल जाए और अपनी बीवी की तबीयत ठीक कर सकूं। ये बात इसे पता चल जाती है, तो ये जाकर इसकी बीवी को ही ख़त्म कर देती है।
मगर वैंग के दिल में इसके लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत होती है। मगर जब ये देखता है कि इसने इसकी बीवी को ख़त्म कर दिया, तो इसे पूरे डैमन से ही नफ़रत हो जाती है। तब से ही ये विलन बन जाता है। तो यहाँ पर वैंग का असिस्टेंट आकर इससे यही कहता है कि मैं तुम्हें वैंग से मिलवा दूँगा, मगर उसके बदले तुम ज़ुयान का इनर कोर मुझे लाकर दो। यहाँ ये लोग इसका पर लेने के लिए ज़ुयान का नकली इनर कोर उसे दे देते हैं। वो खुश हो जाती है और अपना पर इनको दे देती है। तो इससे वो इनर कोर लेने के लिए वैंग खुद इसके पास आता है। तो ये क्या करती है कि जैसे ही इसे इनर कोर पकड़ाती है, तो कहती है कि मैंने इस पर पॉइज़न लगाया हुआ था। जैसे ही तुम इसे टच करोगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और साथ ही साथ अपने आप को भी ख़त्म कर लेती है कि तुम भी मेरे साथ मरोगे। मगर वो वैंग चालाक होता है। उसने अपने हाथ पर खाल चढ़ाई हुई होती है, जिससे ये बच जाता है और ख़त्म ये लौंगी हो जाती है। फिर क्या होता है कि ज़ुयान को वैन में कुछ डिफरेंट लगता है, तो वो उसके सर से सर मिलाने लगता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये पॉइज़न है। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए ये जियो की मदर से मिलता है। वो बताती है कि टोकन की जो लकड़ी है वो पॉइज़न हुई हुई है, और ये वही पॉइज़न है जो डेमन ली के शरीर से निकला है। जब इसने टोकन को छुआ था, तो उसका ज़हर टोकन पर पड़ गया था। तो जितनी बार वैन ने उस टोकन को इस्तेमाल किया, तो वो ज़हर वैन के अंदर भी चला गया। ये बात वैन और ज़ाओ को भी पता चल जाती है। ये लोग जियो की मदर से सॉल्यूशन पूछते हैं कि टोकन को कैसे ठीक किया जा सकता है, मगर वो कहती है कि टोकन को भी उस ड्रैगन पर से ही ठीक किया जा सकता था। मगर अब इनके पास सिर्फ एक ही ड्रैगन पर होता है, जिससे उन्हें वो तलवार ठीक करनी होती है ताकि जियो को बचा सकें। इसीलिए वैन कुर्बानी देने के लिए रेडी हो जाती है कि तलवार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैन की तबीयत ख़राब होने लगती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो अपना ज़्यादातर वक्त जुयान के साथ ही बिताती है। वो उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ज़ाओ से वैन की ये हालत देखी नहीं जाती, तो वो वैन के पास खुद पहुंच जाता है कि इसी ने ये जहर बनाया था, तो इसके पास इसका एंटीडोट भी होगा। तो वो एंटीडोट देने को मान जाता है, मगर उसके बदले वही जुयान का इनर कोर मांगता है। अब इन लोगों को पता होता है कि वैंग को इसके इनर कोर से लेना देना नहीं है। असल में तो उसे वो बर्निंग वुड की पावर चाहिए। तो जाओ और जुयान फटाफट तलवार को ठीक करना शुरू कर देते हैं। अब अकेले उस पर से भी वो तलवार नहीं बन रही होती। तलवार को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए जुयान को अपनी पावर लगानी पड़ेगी। तो वो एक बार के लिए भी नहीं सोचता और अपनी सारी पावर लगा देता है, जिससे क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है वो कुछ वक्त के लिए बहुत कम हो जाती है। अब तलवार बन जाती है, तो जाओ अपनी तलवार की मदद से जुयान के अंदर जो बर्निंग वुड की पावर होती है वो बाहर निकाल लेता है और फटाफट वैंग को जाकर वो देने लगता है। और जैसे ही इन्हें रिटर्न में वो एंटीडोट देता है, तो बीच में वो एंटीडोट छीनने के लिए डेमन ली की असिस्टेंट कूद पड़ती है, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि वो एंटीडोट खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता। इस पॉइज़न का इसने कभी कोई एंटीडोट बनाया ही नहीं था। वो वैंग बर्निंग वुड की पावर को देकर इतना पागल हो जाता है कि हाथ ही लगा देता है उसे। वो इतनी खतरनाक पावर होती है कि डेमन्स तक उस पावर को नहीं संभाल सकते, और ये इंसान होकर उसे हाथ लगा लेता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर उसका जलने लगता है और देखते ही देखते वो ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि पॉइज़न की वजह से डेमन ली का भी आखिरी वक्त चल रहा होता है। तो वो जो इसकी असिस्टेंट होती है, इसे डेमन ली से मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए इसे बचाने का हर मुमकिन तरीका आजमाती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। बस आखिरी तरीका यही होता है कि वो डेमन ली का सारा जहर अपने अंदर ले ले। तो वो ये करने से पहले भी एक बार नहीं सोचती और उसका सारा जहर अपने अंदर ले लेती है, खुद को ख़त्म कर लेती है उसे बचाने के लिए। ये देखकर डेमन ली भी बहुत रोता है और अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तो उसकी मुलाकात जुयान से होती है। जुयान इसे अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, जियो का शरीर छोड़ दो। मगर इसे गलतफहमी होती है। वो जुयान की पूरी बात ही नहीं सुनता और इसे ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि मैं जियो का शरीर छोड़ दूँ और खुद ख़त्म हो जाऊँ। मतलब कि ये इनके लिए मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। ये बात समझकर ये इससे लड़ने लगता है। जुयान की पावर तो बहुत कम होती है, इसीलिए ये इससे लड़ नहीं पाता और ना ही वैन अपने टोकन का इस्तेमाल करके इसे कैद कर पाती। यिंगी इसे अपनी पावर के ज़रिए रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर ये उल्टा बहुत बेरहमी से यिंगी को मारने लगता है। बहुत बार यिंगी को ज़ख्मी करता है, मगर वो रुकता नहीं है और आता रहता है उसके पास और उसका गला पकड़ लेता है। ज़ाओ उसे समझाता है कि तुम जुयान को गलत समझ रहे हो। वो तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो अभी भी मुझसे यही कह रहा था कि मैं तुम्हें पूरे तरीके से ख़त्म ना करूं, क्योंकि वो अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता है और उसने तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन रखा है कि जियो की बॉडी से निकलकर तुम इस लकड़ी के अंदर चले जाओ, क्योंकि इसकी पावर तो ये पेड़ ही है।
तो इस पेड़ के अंदर रहकर ही ये 100 साल कल्टीवेशन करेगा, तो उसके बाद इंसानी रूप पा सकता है। जब डेमिली को सच पता चलता है तो वो ठीक हो जाता है और फाइनली जियो का शरीर छोड़कर इस लकड़ी के अंदर चला जाता है। जियो तो बच जाता है मगर इस यिंगी की तबीयत खराब हो जाती है। वो इतना ज़ख्मी हो चुका होता है कि अब वो नहीं बच सकता। इसीलिए इनसे थोड़ी बहुत बात करने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़कर चला जाता है। जियो को जब होश आता है और वो अपनी माँ को अपने पास देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उनसे लिपटने लगता है, रोने लगता है। मगर जब उसे यिंगी की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत टूट जाता है, बहुत रोता है उसकी याद में। फिर क्या होता है कि शहर में एक वायरस फैलना शुरू हो जाता है जिससे काफ़ी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो बात की तह तक जाने के लिए ये लोग चेंगबू कैंप पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि भाई वैंग तो जिंदा होता है और अब वो ह्यूमन नहीं रहता बल्कि डेमन बन जाता है। बर्निंग वुड की पावर छूने से पहले उसने अपने अंदर पहले ही किसी तरीके से इनर कोर डाल लिया था, जिससे बर्निंग वुड की पावर छूते ही इसके अंदर फ्योनिक्स की पावर आ जाती है। आग वाला डेमन बन जाता है और पूरी आवाम में जो वायरस फैला हुआ है वो भी इसी ने फैलाया होता है, ताकि जितने भी इंसान हैं वो डेमन में तब्दील हो जाएं और डेमन के साथ फाइट कर सकें और डेमन्स का दुनिया से ही नामो निशान मिटा दिया जाए। अब वो वायरस आहिस्ता आहिस्ता लोगों में फैल रहा है तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ही डेमन बनेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये लोग वैंग को पकड़ के डेमन वर्ल्ड ले आते हैं। जुयान के पास तो इतनी पावर नहीं होती कि वो उससे लड़े, तो इसका मुकाबला जाओ ही कर रहा होता है क्योंकि इसके पास पानी वाली पावर होती है। तो फाइट के दौरान वैंग क्या करता है कि एक पॉइजनस गैस इन लोगों पर फेंकता है ताकि ये लोग इल्यूजन में चले जाएं। जाओ इस गैस को सूंघ लेता है इसीलिए वो इल्यूजन में चला जाता है, मगर जुयान नहीं सूंघता क्योंकि वो समझ जाता है इसीलिए वो बच जाता है। वहाँ पाइसी वैंग के असिस्टेंट से लड़ी होती है तो ये इसको भी इल्यूजन में डाल देता है, जहाँ इल्यूजन में भी इसे यही नज़र आ रहा होता है और ये इससे लड़ी होती है। और हकीकत में अपनी बहन को बचाने के लिए पाइसी का ब्रदर आकर इससे लड़ा होता है, मगर ये पायसी के ब्रदर को इतना मारता है कि उसका हाथ ही उसकी बॉडी से निकाल देता है क्योंकि ये तो पपेट होता है। वहाँ पायसी अपने इल्यूजन में इसे चाकू मार देती है। जैसे ही वो ये करती है उसके दिल पे मारती है तो हकीकत में भी ये ख़त्म हो जाता है। और पायसी को जैसे होश आता है और वो अपने भाई को इस हालत में देखती है तो बहुत रोने लगती है और अब इसका भाई हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला जाता है। अब वो पपेट बनकर भी इसके साथ नहीं रहेगा। उधर जुयान जाओ को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो होश में नहीं आ रहा होता क्योंकि इस इल्यूजन से उठाना इसे बहुत मुश्किल है। तो जुयान मदद के लिए गैंग को बुलाता है कि कोई हल निकालो और इसे इल्यूजन से उठाओ। तो वो वैंग इन्हें रोकने के लिए इन पर अटैक करने की जैसे ही कोशिश करने लगता है तो दिखाते हैं कि डेमिली जो होता है ना वो अपनी कल्टीवेशन आदि ही छोड़ के आ जाता है। तो जुयान इसे देखकर कहता है कि तुमने ये क्या किया, ज़बरदस्ती अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गए, ऐसे तो तुम ख़त्म हो जाओगे। मगर डेमिली अब अच्छा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और उस वैंग से लड़ने लगता है, उसे रोकने लगता है। इतने में गैंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो उठाकर अपना इनर कोरी जाओ को दे देती है। जैसे ही वो ये करती है वो सोल्यूशन से बाहर आ जाता है, मगर इनर कोर ना होने की वजह से गैंग इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और वो ऐसा करना चाहती थी ताकि वो फाई के पास जाए। अब क्या होता है कि ये तीनों के तीनों इससे फाइट कर रहे होते हैं तो ये तीनों के तीनों को इतनी बुरी पावर मारता है कि ये तीनों बुरे तरीके से जाकर गिरते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। अब डेमिली के दिमाग में एक प्लान आता है जिससे ये लोग वैंग को ख़त्म कर सकते हैं, मगर उसको करने के लिए ये अपनी आधी पावर जाओ को दे देता है और बची हुई आधी पावर जुयान को दे देता है क्योंकि ये अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेता है और जाओ से कहता है कि मैं वैंग को खुद से लड़ने में लगाता हूँ। तुम मौका पाकर वैंग को तलवार मार देना क्योंकि अब तुम्हारी पावर डबल हो गई है तो तुम उसे ख़त्म कर सकते हो। ये बात जब जुयान सुनता है तो घबरा जाता है, रोने लगता है, उसे रोकने लगता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मगर वो एक नहीं सुनता और जाने से पहले अपनी जो सच्चाई दिखाने वाली पावर्स होती है ना उसके पास, वो इस जाओ को दे देता है ताकि इसे वैंग की ट्रू फॉर्म नज़र आ सके। और ये पावर भी डेमन ली को जुयान ने ही दी थी। अब ये क्या करता है कि अपनी पूरी पेड़ की पावर उसके सामने खोलकर खड़ा हो जाता है। वैंग उस पर खूब अटैक कर रहा होता है कि वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ख़त्म हो जाता है। यही मौका पाकर जाओ उसे फ़ौरन तलवार मार देता है जिससे पूरा हाथ पूरा जिस्म उसका बर्फ़ का बन जाता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली बला टली। जैसे ही जाओ पलट कर आने लगता है तो बीच में एक दीवार सी बन जाती है जिसको वो पार नहीं कर पा रहा होता और वहाँ जियो जो चेंगबू कैम्प में होता है वहाँ पर भी सेम ऐसे ही दीवार बन जाती है जिसको ये भी पार नहीं कर पा रहा होता, मगर इसे इस दीवार के बारे में पता होता है।
कि इसे वैंग ने ही बनाई है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि कभी अगर उसका जिस्म टुकड़े-टुकड़े हो गया तो वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है, वो भी इस प्रोटेक्शन की मदद से, ताकि उसके जिस्म के टुकड़े उड़कर इधर-उधर ना जाएँ। ज़ाओ जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, तो उसके जिस्म के ज़र्रे दोबारा बनने लगते हैं और उसका हाथ बाहर निकलता है। आहिस्ता-आहिस्ता उसका शरीर दोबारा बन रहा होता है, मगर उसी के बीच में ये ज़ाओ का गला पकड़ लेता है। ज़ाओ ज़ुयान से कहता है कि तुम इस प्रोटेक्शन को ख़त्म कर दो, और ये करने के लिए वो उसे डेमन ली की पावर ट्रांसफ़र कर देता है। मगर वो वैंग कहता है कि अगर ज़ुयान ने ये प्रोटेक्शन ख़त्म करी, तो मेरे साथ-साथ ये ज़ाओ भी नहीं बचेगा। मगर ज़ाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी इसके साथ ख़त्म होने दो, मगर इस वैंग को दोबारा बनने ना दो। इस प्रोटेक्शन को ख़त्म कर दो। बार-बार ज़ुयान पर चिल्ला रहा होता है, मगर ज़ुयान में हिम्मत ही नहीं हो रही होती है करने की। उधर जहाँ जियू होता है, यही वो असली जगह होती है जहाँ ये प्रोटेक्शन बन रहा है। ये प्रोटेक्शन एक पाउडर के ज़रिए टिका होता है। तो जियू फैसला करता है कि मैं इस पाउडर को ही ख़त्म कर दूँगा, ताकि ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाए और वो वैंग भी दोबारा ज़िंदा ना हो पाए। तो ज़बरदस्ती उस प्रोटेक्शन से बाहर निकलने लगता है। वो प्रोटेक्शन इसे इतने ज़ख्म देती है, इतनी तकलीफ़ देती है, मगर ये कुछ नहीं सोचता और बस वहाँ से बाहर निकलने की कर रहा होता है ताकि उस पाउडर तक पहुँच सकूँ। ये करने से ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, मगर ये कुछ नहीं सोच रहा होता। अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि ब्रदर ज़ाओ को बचा सके। सिर्फ ज़ाओ के बारे में सोच रहा होता है और बड़ी मुश्किलों से उस पाउडर तक पहुँच ही जाता है। जैसे ही ये पाउडर को टच करता है, वहाँ ज़ुयान भी ज़ाओ के इतने कहने पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस प्रोटेक्शन को तोड़ ही देता है। जैसे ही वो ये करता है, तो वैंग के तो टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, मगर ज़ाओ को कुछ नहीं होता, वो ज़िंदा होता है। ये देखकर ज़ाओ हैरान हो जाता है कि मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तो ज़ुयान कहता है कि ये सिर्फ़ एक ही सूरत में हो सकता है, जब इस रियल प्रोटेक्शन को कोई ख़त्म कर दे। तो ज़ाओ के दिमाग में सबसे पहला शख्स जियू ही आता है कि कहीं उसने तो ये सब नहीं करा, क्योंकि वही वैंग को शुरू से जानता है। तो ये भाग के फ़ौरन ज़ाओ के पास आने लगता है। वहाँ ज़ाओ अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और मरने से पहले उसे सिर्फ इसी बात की खुशी होती है कि उसने अपने ब्रदर ज़ाओ को बचा लिया। जैसे ही यहाँ इसकी डेथ होती है, पीछे से ज़ाओ इसके पास पहुँचता है और जब वो इसे इस हालत में देखता है तो बहुत रोता है। दूसरी ही तरफ ज़ुयान वैन के पास पहुँचता है, तो वो उसे बताती है कि वायरस लोगों में फैल चुका है, मगर अभी भी उन्हें बचाया जा सकता है। उन्हें बचाने का एक तरीका ये है कि ये वैन डेमन्स की क्वीन है, तो इसके आंसू उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। मगर वो आंसू पूरे शहर में पहुंचाने के लिए किसी की पावर्स की ज़रूरत है। तो ज़ुयान फ़ौरन अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि ये करने से उसे वैन रोकेगी, इसीलिए उसके हाथ पैर बांध देता है। मगर उससे पहले उसके हाथ में एक चीज़ बांधता है, ये कहकर कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसे बुला रही होती है कि मुझे खोलो और तुम ऐसा नहीं करोगे, मगर वो एक नहीं सुनता और चला जाता है। डेरेक ज़ाओ के पास पहुंचता है, जो कि जियो की बॉडी के पास बैठा रोए जा रहा होता है। ज़ुयान कहता है कि खुद को सँभालो, अभी हमें लोगों को बचाना है, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे तलवार मार दो, मुझे ख़त्म कर दो, क्योंकि यही एक लास्ट तरीका है सारी आवाम को बचाने का। ये इसकी बात मान जाता है और काफ़ी मुश्किलों से इसे तलवार मार ही देता है। जैसे ही इसे तलवार पड़ती है, वैन की सारी पट्टियाँ खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि कुछ बुरा हुआ है, तो फ़ौरन भागती हुई ज़ुयान के पास आती है और उसे वहाँ पर ज़ख्मी हालत में पड़ा देख लेती है। उसे डाँटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। मगर वो कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। वैन को एहसास होता है कि उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि ज़ुयान ने वैन का सारा ज़हर अपने अंदर ले लिया होता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। इतने में ज़ुयान की सारी पावर आसमान की तरफ जाने लगती है और देखते ही देखते वो ख़त्म हो जाता है। इन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब ज़ुयान की पावर और बैन के आंसू मिलकर बारिश करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा वायरस ख़त्म हो जाता है और सारी आवाम ठीक हो जाती है। वैन उसका दिया हुआ गिफ्ट देखकर उसके बारे में सोचने लगती है कि उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी छोड़कर चला गया तो मैं बारिश में तब्दील हो जाऊंगा। जब भी बारिश होगी समझ जाना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वहाँ ज़ाओ भी ज़ुयान की डेथ पर बहुत अफ़सोस कर रहा होता है, बहुत रो रहा होता है, और यहीं ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।